हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्किन के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियोस के अंदर हमने आयुर्वेद एस्पेक्ट से स्किन को देखा था। उसके बाद में हमने मॉडर्न एस्पेक्ट से जो स्किन की एपिडर्मिस की लेयर है वो देखा। उसके बाद में हमने डायग्राम को समझा अच्छे से। तो आज की वीडियो के अंदर हम डर्मिस और हाइपोडर्मिस पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं डर्मिस की, तो ये जो डर्मिस होती है ना, ये स्किन की सेकंड लेयर होती है और इसे हम मिडल लेयर ऑफ स्किन भी बोलते हैं। जो स्किन की जो बीच वाली लेयर होती है ना, वही डर्मिस होती है। फिर उसके बाद में जो ये डर्मिस होती है, ये कंपोज्ड होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। और जो एपिडर्मिस थी वो तो किससे कंपोज्ड थी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से कंपोज्ड थी। लेकिन ये जो डर्मिस है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज्ड है। फिर उसके बाद में जो डर्मिस होती है वो टफ होती है और इलास्टिक होती है। टफ ये इस वजह से होती है क्योंकि इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना, विथ एज के साथ साथ वो डिक्रीज होते जाते हैं। और उनके डिक्रीज होने के कारण आपने देखा होगा हमारी चमड़ी के ऊपर व्रिंकल्स वगैरह, झुर्रियाँ वगैरह आने लग जाती है। ये किसकी वजह से आती है? कोलेजन की वजह से। फिर उसके बाद में जो डर्मिस होती है वो इलास्टिक इस वजह से होती है क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में इट कंटेन ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स, हेयर रूट्स, सीबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। तो जो सीबेशियस ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड होती है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, रूट्स होते हैं, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। आप यहाँ पर देखो अच्छे से, जो हेयर बल्ब वगैरह है ये सब कहाँ से निकला हुआ है? ये सब डर्मिस से निकला हुआ है। सीबेशियस ग्लैंड देख लो, स्वेट ग्लैंड देख लो, ये सब कहाँ से इनका ओरिजिनेशन हुआ है? इन सब का ओरिजिनेशन डर्मिस से हुआ है। तो ये सब जो होते हैं ना, ये सब डर्मिस से निकलते हैं। फिर उसके बाद में जो डर्मिस होती है ना, उसकी दो लेयर होती है। टू लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है डर्मिस का। पहला तो होता है पेपिलरी लेयर, ये ऊपर वाली लेयर होती है, और जो रेटिकुलर होती है ना वो नीचे वाली रहती है। तो ये जो पेपिलरी लेयर होती है ना, इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका जो नेटवर्क होता है ना वो लूज होता है। इट फॉर्म लूज मैस। इट मीन्स उनका जो नेटवर्क होता है वो लूज होता है, इतना ज़्यादा टाइट नेटवर्क नहीं होता। टाइट नेटवर्क जो होता है ना वो रेटिकुलर फाइबर्स का होता है। फिर उसके बाद में जो ये पेपिलरी लेयर है, इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ना, वो कोलेजन और इलास्टिक फाइबर को बनाते हैं। फिर उसके बाद में फ्यू एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, फिर फेगोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में एब्डुएंस ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है ना वो प्रेजेंट होती है इसके अंदर। फिर उसके बाद में टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? पेपिलरी लेयर के अंदर। फिर उसके बाद में जो रेटिकुलर लेयर होती है ना, वो तो क्या होती है? पेपिलरी लेयर से नीचे होती है, और ये ज़्यादा थिकर होती है। और ये क्या करती है? और इसका जो नेटवर्क होता है ना वो टाइट होता है। इट फॉर्म टाइट नेटवर्क। तो इसका जो नेटवर्क है वो थोड़ा टाइट है एज कंपेयर टू पेपिलरी लेयर। तो ये टाइट मैशवर्क फॉर्म करती है कोलेजन और इलास्टिक फाइबर से। जो रेटिकुलर लेयर होती है उसके अंदर भी कोलेजन और इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट रहते हैं। बस दोनों का डिफरेंस यही है, जो पेपिलरी लेयर होती है वो तो लूज नेटवर्क फॉर्म करती है और रेटिकुलर टफ नेटवर्क फॉर्म करती है। फिर जो रेटिकुलर लेयर होती है वो मच थिकर अंडरलाइनिंग द पेपिलरी लेयर, ये ज़्यादा थिकर होती है एज कंपेयर टू पेपिलरी लेयर। फिर उसके बाद में ये वेल वेस्कुलराइज्ड होती है। वेल वेस्कुलराइज्ड का मतलब होता है इसके अंदर रिच सप्लाई होगी ब्लड वेसल्स की। फिर उसके बाद में इसके अंदर जो रिच होती है सेंसरी और सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई के अंदर। तो इसके अंदर जो सेंसरी और जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो अच्छी खासी होती है। फिर उसके बाद में जो डर्मिस होती है ना, डर्मिस का एक काम और है। जो डर्मिस होती है ना, उसकी जो थिकनेस होती है वो वेरीज करती है। मतलब उसकी जो थिकनेस होती है वो चेंज होती रहती है लोकेशन के हिसाब से। अगर आप आईलिड्स के ऊपर देखोगे तो जो थिकनेस है डर्मिस की वो है 0.3 mm, और अगर आप अपनी पीठ के पीछे देखोगे तो जो डर्मिस है उसकी थिकनेस है 3 mm बैक के ऊपर, पीठ के ऊपर। तो इसकी जो थिकनेस है वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। फिर उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जब एज डिक्रीज होती है तब व्रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। लेकिन जब इलास्टिक फाइबर्स होता है ना, उसका काम क्या है?
जब आपने देखा होगा ओबिसिटी वगैरह इंक्रीज होती है या जब प्रेगनेंसी होती है, तब आपने देखा होगा कि जो हमारी स्किन होती है ना वो स्ट्रेच हो जाती है। तो हमारी स्किन के अंदर जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं ना वो स्ट्रेच होते हैं वहाँ पर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ओबिसिटी या जब प्रेगनेंसी वगैरह आ जाती है तब वहाँ पर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जो थर्ड लेयर है स्किन की और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है स्किन की वो है हाइपोडर्मिस। इसे हम सबक्यूटेनस लेयर भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सबक्यूटेनस फैट होता है ना वो प्रेजेंट होता है, और इसे हम सुपरफिशियल फेशिया भी बोलते हैं। सुपरफिशियल फेशिया हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो स्किन होती है ना उसको कनेक्ट करती है किसके साथ, बोन और मसल्स के साथ। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा हुआ है, कनेक्ट्स स्किन टू अंडरलाइनिंग फेशिया ऑफ बोन एंड मसल्स। फिर उसके बाद में जो हाइपोडर्मिस होती है वो फैट स्टोरेज करने का काम करती है। यहाँ पर एडिपोसाइट्स अच्छे खासे नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में इट एक्ट एज एनर्जी रिजर्वियर। अगर फैट्स है तो ये एक तरीके से एनर्जी रिजर्वियर का काम कर रही है। एनर्जी रिजर्वियर का कैसे काम कर रही है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नीचे की साइड जो फैट्स होते हैं, इट मीन्स जो एडिपोसाइट्स होते हैं वो can be put back into the circulation when there is lack of energy, then they transform into energy। तो जो एडिपोसाइट्स होते हैं ना वो वापस से भी सर्कुलेशन के अंदर चले जाते हैं जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमको। तो जो फैट्स होते हैं वो जो एडिपोसाइट्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म कर दिए जाते हैं एनर्जी के अंदर, इस वजह से इसे हम एनर्जी रिजर्वियर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो फैट होता है, जो एडिपोसाइट्स होते हैं वो हीट इंसुलेटर की तरह भी काम करते हैं। तो इनका जो फंक्शन है वो थर्मोरेगुलेशन के अंदर भी है, और जो फैट है वो हमको जो इंजरी वगैरह होती है उससे भी हमें प्रिवेंट करते हैं। तो यही लिखना था आपको हाइपोडर्मिस के अंदर। अब मैं आपको वापस से डायग्राम के ऊपर लेके जाता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो आप एपिडर्मिस को देखो। एपिडर्मिस के अंदर जो हेयर शाफ्ट है उसकी ओपनिंग हो रही है, और जो स्वेट ग्लैंड और जो सीबेशियस ग्लैंड है उसकी ओपनिंग हो रही है। स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड का मैं आपको फंक्शन बता चुका था। फिर उसके बाद में यानी यहाँ पर मैंने स्ट्रेटम कॉर्नियम बनाया हुआ है एपिडर्मिस के ऊपर। ये मैंने आपको बताया था ये हर 30 दिन के अंदर शेड होता है। फिर उसके बाद में अगर आप नीचे की साइड आओगे तो मैंने आपको बताया था कि जो डर्मिस होती है उसके अंदर ही ओरिजिनेशन होता है किसका, स्वेट ग्लैंड का, सीबेशियस ग्लैंड का, जो हेयर फॉलिकल्स, हेयर रूट्स होती है उनका, फिर उसके बाद में जो आर्टरी होती है उन सब का। फिर उसके बाद में सबक्यूटेनियस लेयर, जो हाइपोडर्मिस लेयर देखोगे नीचे की साइड, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है। तो ये क्या काम करता है, ये एनर्जी रिजर्वियर होता है। एनर्जी रिजर्वियर के साथ साथ ये हीट इंसुलेटर की तरह काम करता है, ये इंजरी से प्रिवेंट करता है हमें। तो यही सारी जो फंक्शन होते हैं ये हाइपोडर्मिस के होते हैं। तो गाइज आपको इतना ही देखना था स्किन के अंदर। अगर आप ये सारी चीज़ें लिख कर आ जाते हो ना तो आपको फुल आउट ऑफ फुल नंबर्स मिल जाएंगे। आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।